Hello students, I am कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू PSCB ट्यूशन पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 9 जो आपकी PSCB की न्यू बुक है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 9 फ्रिक्शन। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको भी जरूर ज्वाइन करना। पंजाब बोर्ड से रिलेटेड अपडेट आपको वहाँ पर मिलती रहती है और बाकी सारे चैप्टर्स भी मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं विद क्वेश्चन आंसर्स, तो प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल पे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 9 फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? चैप्टर के नेम को पहले आपको पता होना चाहिए। फ्रिक्शन का मतलब किसी चीज़ का आपस में रगड़। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं घर्षण। आप घर्षण तो समझोगे नहीं, रगड़ का मतलब क्या है? जैसे ये कोई सरफेस है और इसके ऊपर हम चलेंगे तो यहाँ पर ये सरफेस क्या हो, अगर स्मूथ है तो वहाँ पे फ्रिक्शन कम होगा, रगड़ कम होगी। और अगर ये थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है तो इसमें रगड़ क्या होगी, थोड़ी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो चलिए इसी चीज़ को हम चैप्टर में पूरा समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, यू मस्ट हैव सीन ए ड्राइवर ऑफ ए कार और बस स्लो डाउन द व्हीकल एट द ट्रैफिक सिग्नल। आपने देखा होगा ना, जब ट्रैफिक सिग्नल आता है तो जो ड्राइवर होता है, बस हो का हो या कार का हो, वो आगे जाके स्लो कर देता है। वे आल्सो शो अवर व्हीकल्स वेन एवर, तो जब मतलब आपने देखा होगा व्हीकल को जब ज़रूरत होती है ब्रेक लगाने की तो उसमें क्या होता है, व्हीकल रुक जाता है जब ब्रेक लगाया जाता है। तो ठीक है, हमें ब्रेक लगाना है, गाड़ी को आगे रोकना है तो हम उसको ब्रेक लगाते हो तो धीरे धीरे गाड़ी क्या होती है, जब हम धीरे धीरे ब्रेक लगाते हो धीरे धीरे जाके रुक जाती है। ठीक है, और एकदम से लगाएंगे तो एकदम से बंद हो जाएगी, है ना। तो व्हीकल जो होता है, ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है सरफेस पर और उस पर डिपेंड करता है कि उस पर कितना हमें जो है उस पर ब्रेक लगाना है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि एक बॉल है, आप को उसको आपने जो है किसी सरफेस पे फेंका आपने, तो वहाँ पर मान लो आपने चिकनी सरफेस पे एक बॉल को फेंका तो ये क्या होगी, ये ज़्यादा दूर तक जाएगी। लेकिन यही सरफेस आपका थोड़ा सा इस तरीके से होगा तो आपकी ये बॉल ज़्यादा दूर नहीं जाएगी, थोड़ी दूर जा करके क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। आपने देखा हुआ है ना। आगे आप ये भी चीज़ देख सकते हैं कि आप चल रहे हो, अचानक से आपके पैर के नीचे कोई बनाने के पील आ जाए, ठीक है, केले का छिलका, तो आप क्या हो जाओगे, से आपको सरकने का डर रहता है। या फ्लोर पर कहीं पानी गिरा हुआ है तो वहाँ पर भी आपको सरकने का डर होता है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, तो इनके आंसर्स आपको क्या लगता है कि कहीं पर आप फिसल रहे हो, कहीं पर नहीं फिसल रहे हो, तो व्हाट इज़ दिस, यही तो फ्रिक्शन है ना। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, तो यहाँ पर देखो एक एक्टिविटी दे रखी है। आपने क्या करना है, एक टेबल पर आपने बुक को रखा है, ठीक है। अब आपने बुक को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया तो बुक वहाँ पर रुकी हुई है, ठीक है। अब बुक को आपने थोड़ी सी और डिस्टेंस पे लेके जाना है, तो आप क्या करोगे, इसको क्या करोगे, इधर तो करोगे या तो इधर करोगे, तो थोड़ा आगे पीछे होगी वो। बट ये नहीं कि आप ऐसे थोड़ा सा लेके जाओगे तो थोड़ा सा आगे हो जाएगी, बट ये नहीं कि अपने आप आगे मूव करने लग जाएगी, है ना। तो यहाँ पर देखो, जनरली पुश अ बुक अ टेबल, आपने अगर किसी टेबल पे बुक को पुश किया, आपने क्या ऑब्जर्व किया, वो थोड़ी दूर पे जा कर के रुक जाती है। नाउ पुश सेम बुक अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में हमने सेम बुक को पुश किया तो आपने फिर क्या देखा, तो थोड़ी दूर जा कर के वो भी क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, देखो यहाँ पर अगर मैंने बुक को यहाँ से पुश किया तो आगे जाके रुक गई, अगर मैंने इस बुक को यहाँ से पुश किया तो ये भी आगे जाके रुक गई। ठीक है, मतलब इसको कोई ना कोई तो रोक रहा है ना। तो जो रोक रहा है, जब हम फोर्स लगा रहे हैं और उस फोर्स के अपोजिट, ठीक है, उसके उल्टा कोई काम कर रहा है, तो वो फोर्स क्या कहलाता है, फ्रिक्शनल फोर्स। समझ आ गई मेरी बात। ठीक है, ये बॉल जब ये आगे मूव कर रहा था और यहाँ पर उसको किसी ने रोका है, मैंने फोर्स लगाया तो ये आगे गया, लेकिन इस पर किसी ने फोर्स लगाया तो यहाँ पर ये रुक गया। तो वो जो रोकने का काम कर रहा है और अपोजिट, हमारे फोर्स के अपोजिट वर्क कर रहा है, उल्टा काम कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। तो यहाँ पर देखो कुछ दिया हुआ है एक और, जैसे यहाँ पर एक मतलब एक्टिविटी दे रखी है, तो मैं आपको ये एक्टिविटी पहले तो ये देखो, यहाँ से ये अंडरलाइन कर लो, फोर्स ऑफ ए फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो हमेशा किसके अपोजिट होता है, फोर्स के अपोजिट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स या क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, ये एक्टिविटी दे रखी कि ये एक, यहाँ पे फिगर क्लियर नहीं है बट ऐसे ही आप समझो, मैं बता रही हूँ, ये वुडन का टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया है बच्चे ने, यहाँ पर लिया हुआ है एक क्लॉथ लगा लिया है। तो यहाँ पे दोनों डायग्राम देखो तब आपको पता लगेगा इस तरीके से। ठीक है,
तो यहाँ पे चलो मैं आपको ये पढ़ के बता देती हूँ। इस एक्टिविटी में क्या किया गया है कि सपोज़ करो आपके पास एक इंक्लाइंड, यहाँ पर इंक्लाइंड प्लेन है। तो इंक्लाइंड प्लेन में क्या है, देखो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर क्लियर पिक्चर नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे ये आपकी टेबल है और टेबल के ऊपर कुछ आपने इस तरीके से चीज़ें रखी है ना। और यहाँ पर आपने क्या किया, ये देखो यहाँ पर ये इसका ये इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो चीज़ आपको समझ आएगी। यहाँ पर देखो ये, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपने किसी चीज़ को रखा, जैसे सेल हो गया, ठीक है, ये देखो यहाँ पे सेल दिखाई दे रहा ना, यहाँ तो थोड़ा डार्क इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपने यहाँ पे सेल को रखा, जो बैटरी होती है, ठीक है, और उसको रखा तो वो आगे मूव करके यहाँ तक चली आई, ठीक है। अब आपने क्या किया, जो इंक्लाइंड प्लेन था उसके यहाँ पर आपने क्लॉथ लगा दिया। तो जब आपने सेल को यहाँ डाला तो ये ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, ये यहाँ पर ही रुक जाएगा। क्यों रुका, क्योंकि ये सरफेस प्लेन था, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर कम था, मतलब इसको रोकने का काम करने वाला फ्रिक्शन वो कम था, तो ये आगे तक चला गया। और यहाँ पर आपने एक कपड़ा बिछा दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से ये सेल ज़्यादा दूर नहीं मूव कर पाया और यहीं पर रुक गया, ठीक है। आई थिंक मेरी बात आपको अच्छे से समझ आ रही हो। तो देखो यहाँ पे फोर्स आप यहाँ लगा रहे तो फ्रिक्शन क्या कर रहा है, इसको इधर को रोक रहा है। समझ आ गई मेरी बात। हम यहाँ फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको दूसरे साइड से अब रोकने की कोशिश करेगा। समझ आ गई ना बात, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फ्रिक्शन जो है किस पे डिपेंड करता है, इरेगुलरिटीज, रेगुलरिटीज़ हो या इरेगुलरिटीज़। इरेगुलरिटीज़ क्या होता है, इरेगुलरिटीज़ मैंने आपको बताया कि अगर ये प्लेन सरफेस है, बिल्कुल चिकना है, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे फ्रिक्शन कम होगा और चीज़ें ज़्यादा दूर तक जाएगी। अब यहाँ पर यही ज़मीन आपकी थोड़ी सी कुछ इस तरीके से है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगा और आपकी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा दूर तक मूव नहीं कर पाएगी, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से उसमें इंटरलॉक हो जाता है। यहाँ पर देखो आपको दिया हुआ है, देखो ये बीच में देखो, यहाँ पर ये क्या है, इरेगुलरिटीज़ है, मतलब यहाँ पे प्लेन सरफेस नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पर फ्रिक्शन, ये दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट को हम धक्का दे दे के आगे लेके जाएंगे, क्योंकि इनमें फ्रिक्शन जो है क्या होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमें फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा और ये ज़्यादा मूव भी नहीं करेगी आगे। अगर वही रफ सरफेस होता, मतलब प्लेन सरफेस होता, ये तो रफ सरफेस था, इसको रफ सरफेस बोलते हैं, ठीक है। प्लेन सरफेस होता है जिसको हम स्मूथ सरफेस बोल सकते हैं, जैसे कि ग्लास हो, आइस हो, बनाना पील था, यहाँ पर हम क्या करते हैं, पैर रखते ही फिसल जाते हैं, इसका मतलब वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, कम है, ठीक है। आगे और भी आप एक्टिविटी वगैरह देखोगे तो चीज़ें समझ आएगी, ठीक है। थोड़ा आपको लग रहा होगा कि मतलब क्या है, देखो जैसे एक और सिंपल सी एग्जांपल आपको बताती हूँ मैं, कि आपके जो है घर में आपका यहाँ पे फ्लोर है, वो फ्लोर बिल्कुल चिकना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो है कोई चीज़ को मूव करानी है तो आप बड़े इजीली धक्का देके मूव करके यहाँ तक लेके आ जाओगे, लेकिन यही फ्लोर घर का आपका थोड़ा सा इस तरीके से और आपको इसको मूव करानी है तो ये बहुत ताकत लगाएगा, कहीं यहाँ फंस जाएगा, कहीं यहाँ फंस जाएगा, और फंस के बहुत ताकत लगा के आप उसको लेके जा पाओगे। तो जहाँ आपकी ताकत ज़्यादा लग रही है वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा है, जहाँ आपकी ताकत कम लग रही है वहाँ पे फ्रिक्शन कम है। समझ आ गई ना बात, आई थिंक समझ आ रही होगी, ठीक है। आगे देखो टाइप ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है। टाइप ऑफ फ्रिक्शन में 3 मेन टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। तो तीनों को यहाँ पे आप पढ़ के तीनों को अच्छे से समझ जाओगे, क्या होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, क्या होता है स्लाइडिंग और क्या होता है रोलिंग। तो देखो स्टैटिक का मतलब पहले जनरली समझ लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपका ऐसे फ्लोर है और वहाँ पे सीधा सीधा मूव कर रहा है तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी इस तरीके से जैसे स्लाइड नहीं होती, आप ऐसे फिसलते हो नीचे जाते हो, ठीक है, तो वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, 2 पहिए हों और वो पहिए के ऊपर आपने लगेज रखा हुआ है और उसको धक्का देते हुए ले जा रहे हो, तो वो क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो चलो स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग और रोलिंग में डिफरेंस देखते हैं। इट इज़ द फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेस व्हेन वन ऑब्जेक्ट जस्ट स्टार्ट मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ द अनदर फ्रॉम द इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। मतलब क्या है, तो ऐसा सरफेस है जहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है ना मूव करना, ठीक है, यहाँ से ये मान लो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है मूव करना है, तो इसको ऐसे ही मूव करते हुए जाना है, मतलब ये सीधे स्टेट में, ठीक है। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है कि टू सरफेस व्हेन ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी मूव स्लाइड ओवर द सरफेस अनदर। मतलब एक ऑब्जेक्ट आपका जो है इस तरीके से है और दूसरा ऑब्जेक्ट उसके ऊपर क्या कर रहा है, मूव करते हुए नीचे की तरफ आ रहा है।
रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऑब्जेक्ट जो है कोई भी वो रोल के ऊपर रखा हुआ है और उसको हम फोर्स लगाते हुए आगे लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान से समझो। स्टैटिक फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम फोर्स बिटवीन द प्रेजेंट बिटवीन टू बॉडीज, मतलब यहाँ पे फोर्स सबसे ज़्यादा लगता है। अगर किसी बॉक्स को आप यहाँ पर ऐसे धक्का मारते हुए ला रहे हो ना, तो यहाँ ताकत ज़्यादा लगेगी, और इसी बॉक्स को अगर आपने ऐसे स्लाइड के ऊपर धक्का मारोगे तो फिसलते फिसलते अपने आप आएगा। इसी बॉक्स को अगर आप किसी रोलर के ऊपर रख के लेके आओगे तो और आसानी से लेके आ जाओगे। मतलब सबसे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम जहाँ आ रही है वहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ आ रही है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, स्लाइडिंग इससे कम होता है और रोलिंग सबसे कम होता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनके बीच में इंटरलॉक, मतलब जो दो सरफेस हैं इनके बीच में इंटरलॉक ज़्यादा होता है और इनके बीच में इंटरलॉक कम होता है, और इनके बीच में इंटरलॉक क्या होता है, बहुत ही कम होता है। मतलब ऑब्जेक्ट जो है जिसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, इंटरलॉकिंग मोर एक्सटर्नल फोर्स, मतलब जितना एक्सटर्नल फोर्स होता है ना उससे भी ज़्यादा इंटरलॉकिंग होता है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ताकत लगा लगा के ज़मीन पर बॉक्स को खिसकाना पड़ रहा है, ठीक है। समझ आ गई आई थिंक आपको ये तीनों में डिफरेंस। तो यहाँ पर देखो एक इमेज दे रखी है, यह आपका कोई मोशन में नहीं है, ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट में रखा हुआ है, तो ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया। अगर इसको आप स्लाइड में थोड़ा सा ऊपर से नीचे की तरफ मूव कराओगे तो ये मूव होगा। और रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, ऐसे जैसे गोल गोल रोल बना के अगर किसी चीज़ को आप आगे फेंकोगे ना तो बहुत जल्दी जाएगा। तो ये आप बहुत अच्छे से याद रखो। सबसे ज़्यादा देखो ये ग्रेटर का साइन है ना, तो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन में फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है, स्लाइडिंग में उससे कम होता है, और सबसे कम किस में होता है, रोलिंग में होता है, ठीक है। अब फ्रिक्शन हमारे लिए एविल भी है, मतलब फ़ायदे वाला भी है और नुकसान वाला भी है। फ्रिक्शन हमारा फ्रेंड भी है और फो भी है, मतलब दोस्त भी है और दुश्मन भी है। तो सबसे पहले हम इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं, फ़ायदे देख लेते हैं। फ्रिक्शन अगर नहीं होता तो हम चल या दौड़ नहीं पाते। क्यों? अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हमारा चलना दौड़ना पॉसिबल क्यों नहीं होता है? अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हमारे पैर स्लिप कर जाते हैं, और स्लिप करने की वजह से हम बार बार क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, ठीक है। इसलिए फ्रिक्शन का होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से हम चल और दौड़ सकते हैं। फ्रिक्शन इनेबल अस टू द राइट एंड होल्ड थिंग्स। अगर किसी चीज़ को आपको पकड़ना है तो उसके लिए भी किसकी ज़रूरत है, फ्रिक्शन की ज़रूरत है। देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल कहीं आपके हाथ में ऑयल लगा हो और आपसे आपकी मॉम ने कहा कि आप एक बॉटल का ढक्कन खोल दो, तो आप नहीं खोल पाओगे, बहुत मुश्किल होगी। क्यों? आपका हाथ फिसलेगा। क्यों फिसलेगा? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन कम हो गया है। अब फ्रिक्शन होता है, इसी वजह से हम किसी भी काम को, किसी भी चीज़ को होल्ड कर सकते हैं। कॉपी पे हम पेन से लिखना, राइट करना, सब कुछ किसकी वजह से होता है, फ्रिक्शन की वजह से। नोटबुक पर लिख रहे हो या ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हो, कई बार आपके क्लास में ऑब्जर्व करना, जब ब्लैक बोर्ड बहुत पुराना हो जाता है तो उसमें जो है चॉक स्लिप कर जाता है। तो क्यों स्लिप कर जाता है? क्योंकि उसमें फ्रिक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फ्रिक्शन की वजह से हम उसमें राइट कर पा रहे थे। फ्रिक्शन प्रोड्यूस डिजायर्ड अमाउंट ऑफ द हीट। फ्रिक्शन से हीट भी प्रोड्यूस होती है। आपने सबसे पहले सर्दियों में देखा होगा दोनों हाथों को आपस में रब करते हुए, जब ठंड ज़्यादा लगती है तो क्या करते हो, आप दोनों हाथों को आपस में रब करते हो ना, तो रब करने से क्या होता है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो, मतलब हीट प्रोड्यूस होता है। सेम इसी वजह से माचिस की तीली में भी आग इसी वजह से लगती है। कैसे? जब आप फ्रिक्शन मतलब जब माचिस की ये जो तीली होती है, मैच स्टिक होती है, जब इसको आप क्या करते हो, मैच बॉक्स के ऊपर लगे इस मसाले से रगड़ते हो, रब करते हो, तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है, जिससे हम मैच स्टिक जलाते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन अलाउड ऑब्जेक्ट टू स्लो डाउन और स्टॉप व्हेन डिजायर। फ्रिक्शन की वजह से हम जब मर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट को चला सकते हैं या फिर रोक सकते हैं। जैसे आप कार ड्राइव कर रहे हो, साइकिल ड्राइव कर रहे हो, तो आपकी मर्जी, आपको पैडल मारना है तो चलाओ, नहीं तो आप उसको रोक दो, है ना। अब देखते हैं हम डिसएडवांटेजेस। अभी तो हमने सब फायदे देख लिए, अब नुकसान क्या है। फ्रिक्शन कॉजिंग वियर एंड टियर। फ्रिक्शन की वजह से हमारी चीज़ें ख़राब हो जाती है, टूट फूट जाती है। जैसे कि आप ये शूज़ देख रहे हो ना, आपके शूज़ टूट जाते हैं ना, नए शूज़ लेने पड़ते हैं ना, तो किसके कारण होता है, फ्रिक्शन के कारण। तो फ्रिक्शन के कारण जो हमारे शूज़ के सोल्स होते हैं वो क्या होते हैं, धीरे 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 ख़राब हो जाते हैं। मशीनें जो होती हैं वो भी फ्रिक्शन की वजह से क्या होती हैं, ख़राब हो जाती है। तो डिसएडवांटेजेस हो गया, है ना।
आगे देखो, फ्रिक्शन स्लो डाउन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज़ नॉट डिजायर्ड। फ्रिक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्लो कर देता है, हम ना चाहते हुए भी। जैसे कि रोड, मडी रोड हो, मतलब मिट्टी वाली जगह हो, वहाँ पे आप व्हीकल चला रहे हो तो क्या होगा, वो अपनी मर्जी से स्पीड आप नहीं चला पाओगे ना, वहाँ स्पीड ऑलरेडी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। फ्रिक्शन प्रोड्यूस अनडिजायर्ड अमाउंट ऑफ द हीट, मतलब हमें नहीं ज़रूरत है फिर भी फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस हो रही है, वो हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, हीट प्रोड्यूस बाय फ्रिक्शन। डैमेज, अगर हमें ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ पे फ्रिक्शन आ रही है तो जो मशीन के पार्ट्स है वो डैमेज हो जाते हैं, टायर डैमेज हो जाते हैं। फ्रिक्शन की वजह से हीट जो प्रोड्यूस होती है उसमें टायर क्या हो जाते हैं, फूट जाते हैं रोड के ऊपर। ठीक है, मिक्सचर जार ज़्यादा गर्म हो जाता है जिसकी वजह से कुछ मिनटों में वो चलना बंद हो जाता है। मोटर अगर ज़्यादा गर्म हो जाती है मिक्सचर की तो वो ख़राब हो जाता है, या कोई भी मोटर चलना बंद हो जाती है जब वो ज़्यादा ओवर हीट हो जाती है। तो ये तो फ्रिक्शन की कितने सारे नुकसान हैं, है ना। अब आगे देखो, वे ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, हम किस तरीके से किसी भी चीज़ के फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट, बाय मेकिंग सरफेस इज कॉन्टैक्ट एक्स्ट्रा रफ और अनइवन फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज। देखो, अगर जैसे कि ये प्लेन सरफेस है, टाइल्स हमने लगाई है, बिल्कुल प्लेन लगाई है, तब तो इसमें फ्रिक्शन क्या है, कम है और हम फिसलेंगे। लेकिन यही टाइल्स में आप थोड़ी सी डिज़ाइन वगैरह वाला ले लो, थोड़ी सी ऊबड़ खाबड़ ले लो, तो वहाँ पे फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से सरफेस जो है स्मूथ नहीं होगा और हम इजीली उस पर वॉक कर सकते हैं, चल सकते हैं, वरना स्लिप हो जाएंगे, है ना। उसके बाद, बाय creating grooves and the treads on the moving object and the surface, grooves and shallows the depressions made on the soles of the shoes to be make the rough in the increasing friction while running and walking। आपने देखा होगा ना कि जैसे स्पोर्ट्समैन होते हैं उनके जो शूज़ होते हैं ना वो नीचे कुछ इस तरीके से होंगे। ठीक है, या आप ऐसे भी शूज़ देखने जाओ, अगर इस तरीके से शूज़ होंगे तो जिसकी वजह से हम आसानी से चल पाएंगे, और अगर ये जो नीचे का सरफेस ये प्लेन होगा तो हम फिसलेंगे ज़्यादा, और कुछ टेढ़ा मेढ़ा ऐसा सरफेस होगा तो चलने में फ्रिक्शन ज़्यादा होगा और हम इजीली आगे चल पाएंगे। इसी की वजह से आपने देखा होगा कि टायर की बनावट प्लेन नहीं होती है, कुछ ऐसी होती है। ऐसी क्यों होती है, ताकि इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा हो और टायर्स जो है रोड पर स्लिप ना करें। ठीक है, अच्छा, आपने देखा होगा कई बार आप कैरम बोर्ड खेलते हो तो जब कैरम बोर्ड में आपकी जो गीटियाँ बोलते हैं ना, आप क्या बोलते हो, गीटियाँ बोलते हैं, वो स्ट्राइकर बोलते हो ना, जो भी बोलते हो जिससे मारते हो, तो जब आप इस पे मारते हो ना तो ये गीटियाँ ज़्यादा मूव नहीं करती हैं, तो आप क्या करते हो, उसके ऊपर पाउडर डाल देते हो। पाउडर डालने से क्या होता है, अब मूव क्यों नहीं कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा हो गया था, ये ज़्यादा दूर नहीं जा पाती हैं, और जैसे आपने पाउडर डाल दिया यहाँ पे फ्रिक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा दूर मूव कर लेती हैं। तो इस तरीके से हम जो है फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अच्छा, फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, मतलब फ्रिक्शन कहीं ज़्यादा हो गया उसको हमें कम करना है, तो उसके वे देख लेते हैं। मेकिंग सरफेस द कॉन्टैक्ट इवन और स्मूथ। देखो, कोई भी कॉन्टैक्ट सरफेस हो अगर वो स्मूथ है तब तो वहाँ पे फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, ज़्यादा कम हो जाएगा, और अगर ऊबड़ खाबड़ है तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, स्मूथ अगर करना है किसी भी ऑब्जेक्ट को तो उसमें इंटरलॉकिंग को कम करना पड़ेगा। जैसे ये दो चीज़ें आपस में रगड़ रही हैं तो यहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से बड़ी आवाज़ खड़खड़ा रही है, तो इसमें क्या कर दिया, थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। ऑयल डालने से क्या होगा, इनके बीच में स्मूथनेस आ जाएगी, जिसकी वजह से ये जब आपस में टकराएंगे तो आवाज़ कम होगी। ठीक है, तो यही चीज़ दिया है कि अप्लाई आपने क्या करना है, ग्रीस, ऑयल, इनको हम बोलते हैं लुब्रिकेंट्स। जो हम ऑयल ग्रीस यूज़ करते हैं ना किसी भी की फ्रिक्शन को कम करने के लिए, उसे हम बोलते हैं लुब्रिकेंट्स। तो लुब्रिकेंट्स का यूज़ करके आप इंटरलॉक को कम कर सकते हो, मतलब जो आपस में फ्रिक्शन ज़्यादा हो रहा है उसको कम कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे देखो दिया हुआ है इंटरलॉकिंग कब प्रोजेक्शन टू सरफेस द रिड्यूस द फ्रिक्शन। फॉर एग्जांपल, जब हम फाइन पाउडर डाल देते हैं, ठीक है, या बोरिक एसिड पाउडर, टैल्कम पाउडर डाल देते हैं कैरम बोर्ड पे, तो हम आसानी से अपनी स्ट्राइकर को मार पाते हैं और बोर्ड पर। तो जो ऑयल ग्रीस पाउडर हम यूज़ करें इसी को तो हम क्या बोलते हैं, लुब्रिकेंट्स बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारी मशीन सही से चल रही है और वहाँ पे फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो lubricants is a substance that help to reduce friction between the surface of the mutual contact। तो यहाँ पे ये आप जो है अंडरलाइन कर लो, ये आपको एक छोटी सी डेफिनेशन मिल गई कि lubricants होता क्या है, तो आप यहाँ पे lubricants बता सकते हो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। While roller, ball bearing and the wheel of the convert sliding friction into rolling friction। तो देखो, कुछ बॉल बियरिंग वगैरह होते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कंप्लीट जो है कन्वर्ट करने से वो वहाँ पर भी फ्रिक्शन अच्छे से होती है। तो यहाँ पर ये देखो इस तरीके से आप देखो,
ये बॉल बेयरिंग है। यहाँ पर बीच बीच में देखो ये रोल्स वगैरह रखे होते हैं और ये रोलिंग होती है, जिसकी वजह से जो आपके पंखे होते हैं ना वो आसानी से मूव करते हैं उसमें, तो उसकी वजह से फ्रिक्शन कम होता है। ये आपका देखो रोलर के ऊपर लगेज रखा हुआ है, सामान रखा हुआ है, तो ये पहिए की वजह से हम इसको आराम से घसीटते हुए आगे को लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये व्हील्स में भी देखो, व्हील्स भी गोल होते हैं ताकि इनके बीच में फ्रिक्शन कम हो और वो आसानी से जा सके। अगला देखो दिया हुआ है फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस से जो फ्रिक्शन लगता है उसे हम फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, तो हम सिंपल सी बात करें जैसे कि फ्रिक्शन एक्सटर्नल फ्लूइड, जब मोशन हमारे क्या होता है, यहाँ पे पहले ये कर लो ड्रैग, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स एक्सट्रैक्ट बाय फ्लूइड, मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स फ्लूइड के द्वारा लगता है, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस के द्वारा लगता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन या फिर ड्रैग। समझ आ गया, फ्लूइड फ्रिक्शन, ड्रैग। जो सॉलिड, लिक्विड, गैस के द्वारा फ्रिक्शन लग रहा है, मतलब किसी चीज को रोकने की कोशिश कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ड्रैग या फिर फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है फ्लूइड फ्रिक्शन, जैसे कि हम बैठे हुए हैं, हमारा हाथ जो है, आप अपने हाथ को आगे पीछे मूव करो तो वहाँ पे आपको एयर महसूस होगी, तो वो एयर क्या कर रही है, आपके ऊपर फ्रिक्शन लगा रही है, आपके हाथ को रोकने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारे कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा है, मूव करते हुए ऑब्जेक्ट को रोक रहा है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो उसे हम फ्लूइड फ्रिक्शन कहेंगे या फिर ड्रैग कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ समझाती हूँ, तो वो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। जैसे ये फिश है, आपने देखा होगा फिश की अच्छा और भी चीज़ें यहाँ से मैं बताती हूँ तब आपको अच्छे से क्लियर होगी। स्ट्रीमलाइन शेप, स्ट्रीमलाइन शेप क्या होता है, इस तरीके से जैसे फिश की शेप है ना, इसको स्ट्रीमलाइन शेप बोलते हैं। आपने देखा होगा जो पानी में रहने वाले, एक्वाटिक मीन्स पानी में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं, जैसे कि फिश हो गई या फिर हवा में रहने वाले बर्ड्स हो गए, शीप आप पानी में देखते हो, एरोप्लेन देख लो, सबमरीन्स देख लो, तो इनकी सबकी बॉडी स्ट्रीमलाइन शेप होती है। क्यों होती है, क्योंकि जब ये मूव करते हैं तो इनको जिस जगह पे मूव कर रहे हैं वहाँ पे इनको फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। अब देखो एक एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। फर्स्ट जैसे कि ये फिश है, अब फिश कहाँ मूव कर रही है, पानी में मूव कर रही है, यहाँ पे वाटर है। ठीक है, जब कोई आप खुद भी अपना हाथ वाटर में, एक बार जो बड़ा सा टब हो और उसके अंदर अपने हाथ को मूव करके देखो, तो आपके हाथ में एक आपको फोर्स लगाना पड़ेगा आगे मूव करने के लिए। तो इसी तरीके से इस फिश को भी आगे बढ़ने के लिए एक फोर्स की ज़रूरत पड़ रही है। तो और इसको फोर्स की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जो है इसको फोर्स लगा के रोक रहा है। तो रोकने की वजह से जो है उसका क्या हो रहा है, वो वहां पर फोर्स लगा के आगे मूव कर रही है। तो इस तरीके से फिश की एक स्पेशल शेप होती है कि जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस हो, मतलब यहाँ से ऐसे फ्रिक्शन ऐसे निकल जाए जिसकी वजह से ये आसानी से आगे को मूव कर सके। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे कि आपने देखा होगा ये फिश की शेप है, ऐसी एरोप्लेन की भी शेप होती है। ठीक है, एक स्पेशल शेप होती है, बोट की आप शेप देख लो, मतलब सबकी एक स्पेशल शेप होती है, सबमरीन की शेप होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन शेप। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो ये सबकी सबकी स्पेशल शेप दे रखी है, क्योंकि इनको यहाँ पे एयर इसको फोर्स से रोकने की कोशिश कर रही है, तो इसकी शेप की वजह से एयर ऐसे निकल जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे इसका मुंह नुकीला है क्योंकि एयर जो आएगी वो ऑलमोस्ट यहाँ से ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, अब जब तैरते हैं लोग तो ऐसे शेप बना के, साइकिलिंग में ऐसे, फिश की ऐसी शेप, क्यों स्पेशल शेप हो गई, इसकी वजह से जो है उसकी मूवमेंट ईजी हो जाती है और ये आगे अच्छे से मूव कर सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।